सफर माना कि मुश्किल है सफर पर सो मुसाफिर हो, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला तुझे वक्त भर। स्वागत है आप सबका मैं क्लासेस के इस YouTube चैनल पर। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग सही होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए समझते जरा, हम अपना लास्ट जो टॉपिक कर रहे थे वो था डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे, जैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना। भाई अगर 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखी हो, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी हो, उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमने डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली थी। भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कि अगर किसी भी एक रो के या कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम क्या कर दे, हम इक्वल कर दें, यानी कि आइडेंटिकल हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, हमारे लिए 0 हो जाती है। तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, अगर मैं डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कर दूं, यानी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को ट्रांसपोज कर दूं, यानी कि रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दूं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, चौथी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने, कि अगर मैं किन्हीं दो रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, तो क्या होता है, हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव में आ जाती है। ठीक है। और एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी सम वाली। ठीक है। अगर भाई कोई टर्म कांस्टेंट सम दे रखा है, तो उसको मैं क्या कर सकता हूं, 2 डिटर्मिनेंट में अलग अलग तोड़कर हम उसको लिख सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि हम कभी भी अगर किसी भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट में, तो वो सिर्फ एक रो या एक कॉलम से ही हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। और हमने पढ़ा था कि भाई अगर मान लीजिए मुझे ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना हो, तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी होता है। और अगर मुझे के ए का डिटर्मिनेंट निकालना हो, तो क्या होता है, के की पावर एन डिटर्मिनेंट ए होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो के की पावर एन, एन का मतलब ऑर्डर, क्या ऑर्डर हमें दे रखा है। तो आइए समझते हैं जरा कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है। और ध्यान समझना, इसमें हमारे पास बहुत कुछ भी प्रॉपर्टी लग सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी लग सकती है, तो हमें बड़े ध्यान से इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन पर ध्यान समझते हैं जरा। क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ, इस डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू बतानी है कि इसकी क्या वैल्यू होगी। तो भाई ध्यान से देखो, अगर तो 2 बाय 2 का डिटर्मिनेंट दे रखा है, तो भाई हमें सॉल्व करना आता है, हम सॉल्व कर लेते हैं। बताना जरा क्या हो जाएगा भाई, कैसे बताया था, डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15। अरे ये तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, भाई किसका फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो होता है हमारे पास cos 2 थीटा। थीटा की वैल्यू 15, तो क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री। भाई cos 30 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है √3/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा √3/2। तो आइए जरा अब समझते हैं जरा इस क्वेश्चन को, हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान समझो, अगर हमें कभी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो सबसे पहले देखो, अगर कांस्टेंट टर्म दे रखी है ना, तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले ऐसे काम करो कि हम कहीं पर 2 जीरो बना ले। क्या कर ले, हम 2 जीरोस बना लेते हैं किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में। ठीक है ना। अगर 0 बन जाएगा तो उसके बाद हम इसकी वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, अगर मैं इसमें 0 बनाना चाहूं तो कैसे बन जाएगा भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, यानी कि मैं R1 में से R2 को माइनस कर दूं, यानी कि इसमें से इस वाली रो को माइनस कर दूं, तो क्या आएगा बताना जरा। भाई इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 0, इसमें से इसको माइनस करूंगा -x, ये भी क्या हो गया 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया 1 1 प्लस x 1 1 1 प्लस y। अब देखो 2 जीरो बन गए ना, 2 जीरो बनने के बाद इसको एक्सपेंड कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम क्या कर लेंगे, अब एक्सपेंड कर लेंगे। तो एक्सपेंड किससे करें भाई, R1 से कर लेते हैं। तो कैसे बताता है, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा।
देखो इनको लिखने की जरूरत नहीं है भाई, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो ही तो है, मल्टीप्लाई भी करूंगा तो जीरो ही आएगा। तो क्या बचा x। अब इसकी रो और कॉलम उड़ा दो, इसकी रो उड़ा दो और कॉलम उड़ा दो, क्या बच गया 1 प्लस वाई। मल्टीप्लाई करो जरा भाई 1 प्लस वाई रहेगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई करो -1, तो आंसर क्या आया x y, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा x इंटू वाई। आंसर खत्म। देखो इस टाइप के जब कभी क्वेश्चन एग्जामिनर आपको देगा ना, तो वहां पे कोई ना कोई कंडीशन लग रही होगी। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन को हम समझते हैं, ठीक है। तो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ना कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर हमारे पास क्या निकल कर आना चाहिए 0, ठीक है ना भाई। क्यों, क्योंकि देखो इतने लंबे क्वेश्चन हमसे पूछे नहीं जाएंगे कि हम उसको सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। तो हमारे पास क्या देखना है, सबसे पहले हम 0 वाली कंडीशन लगाएंगे। भाई क्या होती है कि 2 रो या 2 कॉलम क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, यानी कि सेम होने चाहिए। अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है 0 होती है। या फिर क्या कंडीशन होती है भाई, किसी भी एक रो या एक कॉलम में सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाए 0 हो जाए। तो देखो अगर मैं ऐसे तुमसे कहूं कि यहां पे क्या दे रखा है भाई 1 दे रखा है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, लेकिन यहां पर x y z दे रखा है, यहां पर y प्लस z, z प्लस x, x प्लस y। तो अगर ध्यान से जब समझो तो यहां पे y और z नहीं है लेकिन x नहीं है, यहां पर z और x है लेकिन y नहीं है, यहां पर x और y है लेकिन z नहीं है, यही तो है ना, ये तो कमी बची। तो हम एक काम कर लेते हैं, मैं क्यों ना, देखो क्या ये C3 है, C3 चेंजेस टू C3 प्लस C1। देखो जैसे C3 में C1 को मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा x y z 1 1 1। अब देखो जैसे ऐड करूंगा तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, और ये भी हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। कोई दिक्कत तो नहीं है। और क्या पढ़ा था हमने कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से। अगर मैं यहां से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल लूं तो यहां क्या बचेगा x y z 1 1 1, ये भी 1 1 1। तो ध्यान से समझो 2 रो क्या हो गए हमारे पास, 2 कॉलम क्या हो गए आइडेंटिकल हो गए। भाई आइडेंटिकल हो गए तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, और 0 किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा इसका आंसर खत्म। तो अब आ जाते हैं जरा इस क्वेश्चन पर। तो देखो हमें क्या दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भाई क्या दे रखी है a माइनस बी, एक्स माइनस वाई, पी माइनस क्यू। भाई देखो इनका कोई आपस में रिलेशन तो है नहीं। अब नीचे वाली टर्म देखो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। भाई इनका तो आपस में रिलेशन बन रहा है ना मेरे पास। तो ध्यान समझो, अगर देखो मैं करूं r1 चेंजेस टू r1 प्लस r2 प्लस r3, तो देखो क्या होगा भाई, b से b कैंसिल आउट, c से c कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, क्या बचेगा 0। इनको ऐड करूंगा तो 0, इनको भी ऐड करूंगा तो 0। भाई किसी भी एक रो या एक कॉलम में अगर सारे एलिमेंट 0 बन जाएं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू अपने आप क्या आ जाती है, वो हो जाती है 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 0। आइए समझते जरा आगे कुछ और क्वेश्चंस को। तो देखते जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ A इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, A हमारे लिए क्या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो भाई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि क्या होती है भाई, अगर कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो तभी होती है जब A B B A इक्वल होता है किसके, I के, ठीक है ना। तो यानी कि A इनवर्स किसके इक्वल होता है, B के इक्वल होता है, या फिर B इनवर्स किसके इक्वल होता है, A के इक्वल होता है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि भाई अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होती, ठीक है ना, तो भी हमारे लिए क्या होती है, वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट A इनवर्स। भाई देखो डायरेक्ट प्रॉपर्टी के बेस पर क्वेश्चन पूछ रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ जरा डिटरमिनेंट A इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना होगा। क्या बताया था भाई, A इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना है ना, तो निकाल लो। क्या होता है 1 अपॉन में डिटरमिनेंट A, ये तो बताया था। क्या होता है 1 अपॉन में डिटरमिनेंट A। तो भाई कौन सा होगा बताना जरा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है। तो सिंपल बी, पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या नाम प्रॉपर्टी बेस पूछ रखा था, तो वही हमारे पास दे रखा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं जरा इस वाले क्वेश्चन पर। देखो क्या कह रहा है, इफ ईच एलिमेंट इन अ रो ऑफ डिटरमिनेंट is multiplied by the same factor r
देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, कह रहा है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है जिसकी हमने हर एक रो को क्या करा है, हमने हर एक रो को r से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब बताओ जरा इसमें क्या होगा कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो r क्यूब से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, या वो 3r से बढ़ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या वो सिंपल r से मल्टीप्लाई होगी। तो ध्यान समझते हैं जरा। मान लो मैं आपसे कहता हूं कि डिटर्मिनेंट a हमने आपको दे रखा है, a b c d e f g h i, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने क्या करा भाई, देखो ये डिटर्मिनेंट a की वैल्यू मैं इन सब के साथ क्या लगा दूं, r लगा दूं। ठीक है ना, तो किसी भी रो से मल्टीप्लाई करूं तो r a r b r c हो जाएगा, और किसी से तो होगा नहीं, तो d e f g h i यही तो हो जाएगा। क्या दिक्कत है, क्या मैं यहां से r कॉमन निकाल सकता हूं? हाँ भाई निकाल लो। अगर मैं यहां से r कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, a b c तो बचेगा ना। तो यानी कि ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके लिए मेरे पास, सिर्फ डिटर्मिनेंट a की तो वैल्यू है। ठीक है ना, तो ये किसकी वैल्यू है, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू है, उससे क्या हो गया, r की सिर्फ मल्टीप्लाई हुई है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास, इज मल्टीप्लाइड बाय r ओनली। वो सिर्फ क्या होगा, r से मल्टीप्लाई होगा, r क्यूब से मल्टीप्लाई मत कर देना। ठीक है ना। हाँ, अगर ये लिखा होता यहां पर, मैं अगर आपसे कहूं कि पहली बात उन्होंने ऑर्डर नहीं दे रखा, आर ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। ठीक है ना, अगर आर ए का डिटर्मिनेंट पूछा जाता तो हो जाता आर की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या हो जाता, आर की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एन डिपेंड करता हमारे पास कितने ऑर्डर दे रखा। अगर 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी होती तो आर की वैल्यू, एन की वैल्यू 2 हो जाती, 3/3 दे रखी होती आर की वैल्यू 3 हो जाती। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर हमारे पास क्या सिंपल ऑप्शन होगा, इज मल्टीप्लाइड बाय आर। वो सिर्फ क्या होगा, आर से मल्टीप्लाई होगा। आइए जरा अब समझते हैं जरा इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा है हमसे, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है। क्या दे रखा है भाई, एक कॉलम में दे रखा है 1 1 1 बी सी ए सी ए बी ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, बी ब्रैकेट में सी प्लस ए, और सी ब्रैकेट में ए प्लस बी। बड़े ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को करना। ठीक है ना, तो एक काम कर लेते हैं हम, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मुझे ए बी और ए सी दे रखा है, यानी कि हम ब्रैकेट दे रखा है, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 1 1 1 बी सी ए बी, हो जाएगा ए बी ए सी, बी सी ए सी बी सी। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो ध्यान समझो, ए बी और ए सी, बी सी और ए सी बी सी, ये तो दे रखा है मैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो देखो यहाँ पे ए बी है, ए सी है, लेकिन बी सी नहीं है। तो मैं काम कर लेता हूँ, मैं C3 को चेंज कर लेता हूँ, C3 प्लस C2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 बी सी ए सी ए बी। तो देखो बी सी स्प्रेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी बी सी ए सी स्प्रेड हो जाएगा तो ए बी बी सी ए सी। ये हो जाएगा क्या, ए बी बी सी और ए सी। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। ध्यान से समझो, ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और ये पूरा का पूरा सेम 1 1 1 बी सी ए बी 1 1 1। तो देखो दो रो या दो कॉलम हमारे पास क्या हो गए हैं, आइडेंटिकल हो गए। आइडेंटिकल हो गए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए, वो हो जाएगी 0। और 0 से इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0 ही आएगा। तो इस डिटरमिनेंट का आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 0। चलो ध्यान समझते जरा। देखो हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इस डिटर्मिनेंट। हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन में ध्यान समझो जरा, देखो क्या दे रखा है, ए बी सी ए स्क्वायर बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि सभी में मेरे पास ए बी सी ऑप्शन में दे रखा है। तो अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखूं तो एक बार खुद सोचो, क्या कॉलम या रो 1 में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है भाई, रो में मेरे पास ए कॉमन आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर मैं यहां से ए कॉमन निकालू, रो में से क्या बचेगा बताना जरा, माइनस ए, यहां बचेगा बी, यहां बचेगा सी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर मैं R2 में क्या कॉमन आ रहा है बताना जरा, भाई R2 में बी कॉमन आ रहा है, तो मैं काम कर लेता हूं, बी कॉमन निकाल लेता हूं।
क्या बचेगा, ए माइनस बी और सी। अब R3 में क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, C कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा भाई, ये बचेगा क्या, A B माइनस सी, ये तो बच रहा है मेरे पास। अब ध्यान समझो कि भाई ABC तो मेरे पास कॉमन आ गया, तो अब क्या क्या कॉमन हो रहा है हमारे पास, भाई कॉलम 1 में से A, कॉलम 2 में से B और कॉलम 3 में से C कॉमन आ रहा है। तो भाई निकाल लो कॉमन, यहां से A कॉमन आएगा तो A स्क्वायर, यहां से B कॉमन आएगा तो B स्क्वायर, यहां से C कॉमन आएगा तो C स्क्वायर। क्या बचा, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, ये मेरे पास क्या हो गया, ये बच गया मेरे पास। अब देखो भाई A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर मेरे पास वैल्यू आ रही है, तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन A भी नहीं होगा, ऑप्शन B भी नहीं होगा। अब बचा क्या, C और D में से एक ऑप्शन होगा, ठीक है, या तो इसके साथ 4 आ रहा होगा या -4 आ रहा होगा। पता कैसे चलेगा, हम एक काम कर लेते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो मैं ऊपर एक्सपेंड कर लेते हैं, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो एक्सपेंड करूंगा तो सबसे पहला पॉजिटिव होता है, ऑलरेडी नेगेटिव दे रखा है तो प्लस माइनस माइनस। अब इसकी रो और कॉलम बढ़ा दो, भाई इसकी रो उड़ गई, कॉलम उड़ गया, क्या बचा, ये 4 एलिमेंट, तो -1 × 1 -1 1 1 × 1 1, तो 1 -1 आंसर आ जाएगा। अब -1, अब ये वाला पकड़ो और इसकी रो और कॉलम बढ़ा दो, इसकी रो और कॉलम बढ़ा दो, -1 -1, तो -1 -1, ये हो गया क्या, +1। अब इस वाले को पकड़ो और इसकी रो और कॉलम बढ़ा दो, क्या बचा, 1 + 1 1 + 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, भाई ये तो 0 हो गया, भूल जाओ। ये कितना हो गया, -2 + का 2, 2 और 2 4, तो 4 A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन C विल बी करेक्ट, यानी कि क्या आंसर हो जाएगा, 4A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। आइए बढ़ते हैं जरा आगे, तो समझते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स हैव वैल्यू 0। भाई हमें बताना है इनमें से किन किन डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। तो ध्यान समझते हैं भाई, 0 चेक करनी है मुझे, तो 0 चेक करने की हमने 2 ही कंडीशन पढ़ी थी, या तो किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, या फिर दूसरी कंडीशन क्या थी, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम हमारे पास क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, ठीक है ना। या तो 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल कर लो, या किसी भी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 कर लो, ठीक है ना। तो ध्यान समझते हैं, अगर देखो अगर मुझे आइडेंटिकल करना हो तो करे कैसे, ठीक है ना। अब ध्यान समझो, यहां दे रखा है 41, यहां दे रखा है 5 और यहां दे रखा है 1, ये तो है। तो अगर मुझे इसको 41 बनाना हो तो कैसे बनाया जाए, भाई मैं काम कर लेता हूं, मुझे C1 को मुझे चेंज करना है ना, यानी कि मुझे क्या करना है, इसको 41 बनाना है मान लो, ठीक है। तो कैसे बनाऊंगा बता रहा जरा, कैसे करा जाए। देखो ध्यान समझो, अगर ये 5 है, 5 को मैं चाहूं तो 8 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, भाई 5 8 जा कितने होते हैं, 40, तो 40 और 1 कितने होते हैं, 41, ये तो होता है। तो मैं काम कर लेता हूं, मैं C3 को चेंज कर लेता हूं, भाई कैसे, C3 को चेंज करो, क्या करा मैंने, 8 से मल्टीप्लाई करा C3 को, और उसने क्या प्लस करा, C2, भाई C3 में चेंज करा 8 टाइम्स ऑफ C3 प्लस C2। तो देखो क्या बनेगा मेरे पास, यहां बना देता हूं जरा एक छोटा सा, 41 79 29 175, C3 चेंज हुआ है, तो 8 5 जा 40, 40 और 1 41, अब 9 8 जा 72, 72 और 7 79, 3 8 जा 24, 24 और 5 29। तो क्या 2 रो और 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गए, भाई हो गए। तो अगर हो गए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हाँ भाई, तो इसकी वैल्यू तो हमें पता चल रही है 0 है, तो हाँ भाई ये तो होगा हमारे पास करेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब चेक कर लेते हैं सेकंड वाले पर, भाई सेकंड में भी हमें वही काम करना है, 2 रो या 2 कॉलम बनानी है हमें, ठीक है। तो देखो दे क्या रखा है मुझे, 1 1 1 A B C। तो अगर मैं अभी जैसे हमने पहले क्वेश्चन देखा था कि भाई यहाँ B और C है लेकिन A नहीं है,
तो मैं काम कर लेता हूं ना, यहां पे ए ले आता हूं। कैसे भाई, C3 चेंज कर देता हूं, C3 प्लस C2। भाई इस C3 में C2 ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, ए आ जाएगा अपने आप। तो बना लो जरा इसकी मैट्रिक्स 1 1 1 A B C। ये क्या हो जाएगा, ऐड करूंगा तो A प्लस B प्लस C, ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, और ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या मैं यहां से A प्लस B प्लस C कॉमन निकाल सकता हूं? हाँ भाई निकाल सकते हैं। तो A प्लस B प्लस C कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, 1 1 1 A B C और 1 1 1। दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए। अगर हो गए हैं तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई, 0। 0 किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना हो गया, 0। हाँ तो भाई देखो, फर्स्ट भी हमारे पास 0 बन गई, दूसरा भी हमारे पास इसकी वैल्यू भी 0 आ रही है। तो अब मेरे पास या तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, है ना, या तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा या फिर ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने 3 चेक नहीं करा, थर्ड कंडीशन। तो अब थर्ड कंडीशन को भी चेक कर लेते हैं। भाई देखो, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन, ये हो गई हमारे पास सेकंड कंडीशन। अब आ जाते हैं जरा थर्ड कंडीशन पर। थर्ड कंडीशन के लिए क्या दे रखा है, 0CD माइनस C0A माइनस B माइनस A 0। ये A D है, आई थिंक A है D है, ये तो पता भी नहीं चल रहा। मैं 1 मिनट बुक में चेक कर लेता हूँ जरा। हाँ D है, 0CD, ये D है हमारे पास, ठीक है। तो अब ध्यान समझो, अगर मैं इसको कॉलम या रो को आइडेंटिकल बनाने की सोचूं भी तो भाई बनेगा कैसे। भाई यहां माइनस C है, ये 0CD CB, ये भाई इस वाली रो में B नहीं है ना। तो हम एक काम कर लेते, क्यों ना इसको एक्सपेंड कर लो डायरेक्ट, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूं डायरेक्ट तो क्या होगा, एक्सपेंड क्या हो जाएगा, R1 से एक्सपेंड करो। भाई 0 को तो छोड़ दो, C बचा, ठीक है ना। तो C क्या होता है, माइनस C। अब इसकी रो और कॉलम उड़ा दो, इसकी रो और कॉलम उड़ा दो। भाई उड़ा दो इसकी रो और कॉलम, क्या हो जाएगा, 0 माइनस AB तो प्लस AB, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या हो जाएगा, प्लस AB, और ये B है, और यहां पे हम क्या करेंगे, प्लस D। तो इसकी रो और कॉलम उड़ा दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 0 और ये हो गया AC। ये D है, B है, D दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। D नहीं है, यहां पर B है, ठीक है ना। यहां पर क्या हमारे पास, B है। तो अगर ये B है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा हमारे पास। तो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस ABC, और ये भी हो जाएगा ABC। भाई दोनों को दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 0 हो जाएगा। तो भाई थर्ड कंडीशन भी हमारे लिए क्या हो गई, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 आ रही है। तो ए ऑप्शन ना होकर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या होगी, तीनों की तीनों वैल्यू क्या आएंगी, 0 आएंगी। तो चलिए अब जरा आगे समझते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं जरा इस सेकंड वाले क्वेश्चन पर। तो ध्यान समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 2 3 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर 3 ओमेगा क्यूब 2 ओमेगा स्क्वायर 4 ओमेगा क्यूब 6 ओमेगा की पावर 4, वेयर ओमेगा का मतलब क्या है, क्यूब रूट यूनिटी। भाई हमने क्यूब रूट यूनिटी पढ़ा था। भाई क्या होता है क्यूब रूट यूनिटी, यानी कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। लेकिन देखो अब मैं तो डिटरमिनेंट की बात करनी है ना, तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या यहां पर कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे होंगे तो हम काम कर लेंगे आगे। चलो अगर ध्यान से समझे जरा, देखो यहां क्या दे रखा है, ओमेगा, यहां क्या है 2 ओमेगा स्क्वायर, यहां क्या है 3 ओमेगा क्यूब, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं काम कर लूं, मैं इस वाले कॉलम में से 2 ओमेगा कॉमन निकाल लूं, ठीक है। यहां क्या रहेगा 1 2 3, ये हो रहेगा ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर 3 ओमेगा क्यूब। अब भाई देखो 2 ओमेगा कॉमन आ गया तो यहां बचेगा ओमेगा, यहां से 2 बाहर आ गया तो यहां बचेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, यहां बचे क्या 3 ओमेगा क्यूब, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भाई देखो 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गए, तो इसका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 0। क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था, ताकि हम क्या करें, क्यूब रूट यूनिटी में फंस जाएं और उसका प्रॉपर्टी लगाकर क्या कर लें हम इसको और टिपिकल बना लें।
तो ध्यान समझना जरा क्वेश्चंस को, ठीक है। द रूट्स ऑफ, अच्छा इस वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स बीटा बीटा अल्फा एक्स गामा 1 1 1, ठीक है ना। और हमें इसमें बताना क्या है, हमें बताना है फाइंड एक्स, फाइंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी कि हमें बताना है एक्स किस पर क्या है हमारे पास इंडिपेंडेंट है। हमें बताना है एक्स किस पर क्या है हमारे पास इंडिपेंडेंट है। तो ध्यान समझो भाई, मुझे बताना है कि किस पर इंडिपेंडेंट है, तो मुझे इसको सॉल्व करना है। भाई देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम कर लेना, मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था भाई एक तरीका यह है कि मैं इसको क्या कर लूं, पूरा का पूरा एक्सपेंड कर लूं। या दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने कि भाई क्या करो, हमेशा अगर दे रखी है कोई कांस्टेंट टर्म तो सबसे पहले तो 2 0 बना लो, ठीक है। क्या कर लो, 2 zeros बना लो। तो मैं काम कर लेता हूं, मैं इसमें ऑपरेशन लगा लेता हूं। भाई कौन सा ऑपरेशन लगाएं, मैं एक इसको 0 बना लेता हूं, एक इसको 0 बना लेता हूं। क्या दिक्कत वाली बात है, भाई बना लो, ठीक है। तो मैं कहता हूं R1 चेंजेस टू R1 माइनस R3 और R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने R1 में से R3 माइनस कर दिया, R2 में से R3 माइनस कर दिया। तो देखो अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, R1 में से R3 x माइनस बीटा, x माइनस बीटा, अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा, 1 माइनस 1 0। अब बीटा माइनस बीटा 0, x माइनस गामा और ये हो गया 0। यहां क्या जाएगा, बीटा गामा 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूं, एक्सपेंड C3। भाई देखो C3 से क्यों करा, क्योंकि 2 0 बनने, मुझे उनको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, हम सिर्फ इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये बन रहेगा। अब इसकी रो और कॉलम उड़ा दो, ठीक है। रो और कॉलम उड़ाऊंगा तो देखो रो और कॉलम उड़ गए, क्या बचा मेरे पास, ये, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या बचा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा और ये 0 हो गया इक्वल्स टू 0। भाई इसकी वैल्यू 0 दे रखी थी। देखो दो रूट का प्रोडक्ट कितना है, 0 है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, एक बार x की वैल्यू हो जाएगी बीटा और एक बार x की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यानी कि x की वैल्यू बीटा और गामा तो आ रही है, तो x किसका इंडिपेंडेंट हो गया भाई, क्या वैल्यू नहीं आ रही इसमें हमारे पास, क्या नहीं आ रहा, अल्फा नहीं आ रहा। तो x इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, x क्या हो जाए, सॉरी x इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, x इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। तो x क्या हो जाएगा हमारे पास, इंडिपेंडेंट हो जाएगा किसका, अल्फा का। तो आइए जरा समझते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमिनेंट a की वैल्यू हमने आपको 8 दे रखी है और मैट्रिक्स हमने दे रखा है, उसका ऑर्डर कितना है, 3 है। भाई ऑर्डर 3 का मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है, 3/3 है। तो हमें एडजॉइंट a की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या पढ़ा था भाई, अगर एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट हमें निकालना है तो क्या होता है, वो होता है डिटरमिनेंट a की पावर n-1। क्या होता है, डिटरमिनेंट की पावर n-1। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या हो जाएगा बताना जरा, ये हो जाएगा 8 की पावर 3-1 यानी कि 8 की पावर 2, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 64। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 64। आइए समझते हैं जरा कुछ और क्वेश्चंस को और बढ़ते हैं जरा आगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि D इज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि कोई D जो हमारा डिटर्मिनेंट किसी एक मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर कितना है, 3 है। D डैश इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट ऑफ D बाय देयर कोफैक्टर, यानी कि कह रहा है अगर D मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को मैं उसके कोफैक्टर के साथ क्या कर दूं, रिप्लेस कर दूं, ठीक है ना, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हमारे लिए D डैश है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ध्यान समझो भाई, D डैश का मतलब क्या है भाई, D डैश का मतलब है क्या, कोफैक्टर ऑफ D, यानी कि एक मैट्रिक्स किसकी, कोफैक्टर ऑफ D की, यही तो है। तो एक काम कर लेता हूं मैं, क्यों ना इन दोनों पर डिटरमिनेंट का साइन लगा लूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
ठीक है ना भाई, ये भी तो डिटरमिनेंट ही दे रखा था, ये भी डिटरमिनेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर मैं किसी ट्रांसपोज कर दूं और उसका डिटरमिनेंट निकालूं तो भाई डिटरमिनेंट क्या होगा, सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो डी डैश और अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, ठीक है ना, तो क्या होता है मेरे पास एडजॉइंट ए, ये तो होता है एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स, तो डिटरमिनेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एडजॉइंट ऑफ डी, कोई दिक्कत तो नहीं है, एडजॉइंट ऑफ डी, तो भाई क्या हो जाएगा, डी डैश का डिटरमिनेंट विल बी, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, भाई एडजॉइंट का क्या फॉर्मूला बताया था, क्या होता है डी की पावर, क्या हो जाएगा n-1, यानी कि 3-1, तो डी डैश विल बी इक्वल है इसके डी स्क्वायर के। तो डी डैश का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ध्यान समझते जाए इस वाले क्वेश्चन को, इफ ए मैट्रिक्स ए हैज इनवर्स ऑफ बी एंड सी, भाई यानी कि ए इनवर्स किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और ए इनवर्स ही किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, ठीक है ना। ए इनवर्स इज इक्वल है किसके, बी और सी के, तो कौन सी वैल्यू करेक्ट होनी चाहिए भाई। देखो जब ए और ए इनवर्स बी है और ए इनवर्स सी है, तो सिंपल सी बात है बी और सी नॉट इक्वल तो नहीं हो सकते, है ना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है, राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल ही होगी। तो बी इक्वल होगा सी के, भाई ए इनवर्स बी के इक्वल है ना, तो यानी कि ए बी और बी ए आइडेंटिकल होंगे, सी का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो बी इक्वल होगा सी के, आइडेंटिकल की कोई कंडीशन ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास बी, यानी कि बी इक्वल होगा सी के। तो आइए जरा अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। भाई कह रहा है एक मैट्रिक्स ए हमने आपको दे रखी है इस तरीके से, हमें ए इनवर्स निकालना है। क्या दे रखा है, देखो 3a³ 2a² + 5a + i = 0, ये हमें दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमें क्या करना है, हमें इसमें से ए इनवर्स निकालना है। तो हम एक काम कर लेते हैं, प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बताना जरा, 3a³ ए इनवर्स 2a² ए इनवर्स, सॉरी पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो, यहां पर पोस्ट कर लो या प्री कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5a ए इनवर्स + i ए इनवर्स = 0। तो भाई कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3a³ और ए इनवर्स, तो a² बचेगा, ये हो गया क्या 2a, ये हो गया क्या 5i, ये हो गया क्या ए इनवर्स = 0। भाई ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3a² + 2a + 5i। सो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर हमारा टॉपिक होता है खत्म। इसके बाकी क्वेश्चंस आप क्या कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, और नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, थैंक यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।